नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस और एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो कास्टिंग और फोर्जिंग का कम्बिनेशन है, जिसे हम स्क्वीज कास्टिंग के नाम से जानते हैं। जो स्क्वीज कास्टिंग है यह परमानेंट मोल्ड कास्टिंग और डाई फोर्जिंग का कम्बिनेशन है और इस कास्टिंग के दूसरे नाम इस प्रकार हैं: प्रेशर इनफिल्ट्रेशन, लिक्विड मेटल फोर्जिंग, एक्सट्रूजन कास्टिंग, लिक्विड प्रेसिंग, प्रेशर क्रिस्टलाइजेशन और स्क्वीज फॉर्मिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्क्वीज कास्टिंग प्रोसेस का प्रयोग हम फेरस और नॉन फेरस मेटल्स की कास्टिंग बनाने के लिए करते हैं। तो बात करते हैं कि इस कास्टिंग को कैसे किया जाता है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन क्या क्या हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, हम एक हाइड्रोलिक प्रेस का प्रयोग करते हैं जिसमें एक लोअर डाई होती है और एक अपर डाई होती है। अपर डाई एक प्रकार से पंच की तरह कार्य करती है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो लोअर डाई होती है इसको कुछ टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। वो टेम्परेचर इसको हीटर की मदद से गर्म कर सकते हैं। तकरीबन इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद जो मोल्टन मेटल है उसको हम, जो कैविटी होती है लोअर डाई में, उसमें पोर किया जाता है और कैविटी के नीचे एक इंजेक्टर पिन लगी होती है। तो हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। मोल्टन मेटल को पोर करने के लिए हम इसको मैन्युअली भी इसको पोर कर सकते हैं या फिर कोई न्यूमेटिक होल्डिंग डोजिंग फर्नेस का यूज़ कर सकते हैं लाउंडर की मदद से। ऐसे भी किया जा सकता है। तो जैसे ही हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं लोअर डाई के डाई कैविटी में, तो उसके बाद यहाँ पर मोल्टन मेटल की सॉलिडिफिकेशन जैसे ही स्टार्ट होगी, उसके साथ ही हम जो अपर डाई है उसको हम लोअर डाई की तरफ मूव करेंगे और उसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। और अपर डाई की मदद से जो डाई कैविटी में मोल्टन मेटल है उस पे प्रेशर को अप्लाई किया जाएगा ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। और इसमें हम दो तरीके से करते हैं। जो स्क्वीज कास्टिंग है, या तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट स्क्वीजिंग करते हैं तो उसमें हमारा जो प्रेशर रहता है 100 मेगापास्कल से ज़्यादा का रहता है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें हमारा जो प्रेशर रहता है अपर डाई की मदद से वो 55 मेगापास्कल से 300 मेगापास्कल तक हो सकता है। तो जब जैसे ही हमारा सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट होगा, हम जो अपर डाई है इसको वापस मूव करेंगे ऊपर की तरफ और इंजेक्टर पिन की मदद से जो फिनिश्ड कास्टिंग है इसको रिमूव कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर हमें डाई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है तो डाई मेंटेनेंस की जाएगी, अदरवाइज जो साइकिल है उसको फिर से रिपीट किया जाएगा। तो इस प्रकार से स्क्वीज कास्टिंग में वर्किंग होती है। अगर हम बात करें इसमें जो डाई हम यूज़ करते हैं, जो लोअर डाई है या जो अपर डाई है, ये एक प्रकार से हॉट वर्क डाई स्टील की बनी होती हैं और ये हमारी लुब्रिकेटेड होती है, क्योंकि जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसको पहले लुब्रिकेट किया जाता है ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की मदद से। इसके अलावा हम बात करें कि जो अपर डाई से जो हमने प्रेशर अप्लाई किया था, जो हाई प्रेशर हमने अप्लाई किया था और जो क्लोज कांटेक्ट हुआ था हमारा अपर डाई, लोअर डाई और मोल्टन मेटल के बीच में, इस क्लोज कांटेक्ट के होने के कारण हमें मिनिमम पोरोसिटी मिलती है और हमारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कास्टिंग की, वो इम्प्रूव हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो स्क्वीज कास्टिंग है वो प्रेशर डाई कास्टिंग से किस प्रकार से अलग होती है, यह भी हमें जान लेना चाहिए। जो प्रेशर डाई कास्टिंग होती है इसमें हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं अपर डाई की मदद से, अगर हम देखें, वो तकरीबन 17 मेगापास्कल तक रहता है। लेकिन स्क्वीज कास्टिंग में जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो 300 मेगापास्कल तक जा सकता है। दूसरी बात कि जो प्रेशर डाई कास्टिंग है इसमें जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो सिर्फ मोल्ड को फिल करने के लिए करते हैं, लेकिन स्क्वीज कास्टिंग में जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो तब तक रहता है जब तक हमारा जो मोल्टन मेटल है वो पूरी तरह से सॉलिडिफाई नहीं हो जाता। उसके बाद जो स्क्वीज कास्टिंग प्रोसेस है, इसमें जब हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, इसको धीरे धीरे किया जाता है, बिल्कुल स्लोली करते हैं।
ताकि कोई टर्बुलेंस हमारा ना बने फीलिंग करते समय। तो टर्बुलेंस को कम करने के लिए हम फीलिंग धीरे धीरे करते हैं, और जब हम धीरे धीरे करते हैं तो हमारा जो साइकिल टाइम है वो बढ़ जाता है और सॉलिडिफिकेशन टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्क्वीज कास्टिंग है इसमें टाइम ज़्यादा लगता है प्रेशर डाई कास्टिंग के मुकाबले। तो अब बात करते हैं कि स्क्वीज कास्टिंग की क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या क्या एप्लीकेशन है। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करें, स्क्वीज कास्टिंग में हमें सिर्फ एक ही डाई सेट की रिक्वायरमेंट होती है पूरी प्रोसेस को करने के लिए, हमें मल्टीपल सेट्स की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, इसमें जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, दूसरी जो कास्टिंग मेथड्स के मुकाबले सॉलिडिफिकेशन टाइम है हमारा फास्ट होता है। इसमें जो कंपोनेंट हमें मिलता है, जो कास्टिंग मिलती है, उसकी जो फटीक होती है काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, बेटर क्रीप स्ट्रेंथ हमें मिलती है। और जैसा कि हमने बात की कि सॉलिडिफिकेशन अंडर प्रेशर होता है, क्योंकि जब तक सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम अपर डाई को रिमूव नहीं करते, ऊपर लेके नहीं जाते। तो इसके कारण जो कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं, जैसे श्रिंकेज होता है, गैस पोरोसिटी होती है, तो ये हमारी कास्टिंग में नहीं आते। माइक्रो स्ट्रक्चर होता है जो कास्टिंग का, वो आइसोट्रोपिक रहता है। आइसोट्रोपिक के होने के कारण जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पूरी जो कास्टिंग में, वो सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होती हैं। ऐसा हमारा फोर्जिंग में हमें नहीं मिलता। उसके बाद अगर हम बात करें, जो लोकलाइज्ड रीइंफोर्समेंट के कारण जो इंक्रीज्ड प्रॉपर्टी होती है, मतलब गुड सरफेस फिनिश मिलता है, डायमेंशनल एक्यूरेसी बढ़िया रहती है, वियर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर जो कंपोनेंट मिलते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं वियर के रिस्पेक्ट में और हीट के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहता है। कॉस्ट इन टर्म्स अगर हम बात करें, हमें हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम करनी पड़ेगी ताकि हम हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको जस्टिफाई कर सकें। उसके बाद इस प्रोसेस को करने के लिए हमें इसको एक्यूरेटली कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो साइकिल जो टाइम है वो स्लो हो जाता है। क्योंकि अगर साइकिल टाइम ज़्यादा स्लो हो जाएगा हमारा, तो उससे हमारी जो प्रोसेस कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो डाई हमने जिस पर्टिकुलर कास्टिंग के लिए डिज़ाइन कर दी तो उससे सिर्फ वही कंपोनेंट हम तैयार कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो टूलिंग है वो टोटली डेडिकेटेड है स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए। कॉम्प्लेक्स टूलिंग है जिसके कारण हमारी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। एप्लीकेशन की बात करें, बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी, क्योंकि इसको हम फेरस और नॉन फेरस मेटल दोनों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें, जब स्टार्टिंग में इसको ईजाद किया गया तो स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम के ही कंपोनेंट इससे बनाए जाते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे फर्दर इनोवेशन हुई उसके बाद इसका फर्दर जो यूज है वो भी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि स्टेनलेस स्टील के ब्लेड बनाए जा सकते हैं, सुपर अलॉय डिस्क बनाई जा सकती हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज से बने गियर ब्लैंक को बनाया जा सकता है, एल्यूमिनियम ऑटोमोटिव व्हील और पिनियन को बना सकते हैं, एल्यूमिनियम डोम बनाया जा सकता है, स्टील का बेवल गियर बना सकते हैं, ब्रैकेट और नोट्स बनाए जा सकते हैं, चैसी फ्रेम बना सकते हैं, एल्यूमिनियम का फ्रंट स्टीयरिंग नक्कल बनाया जा सकता है। और कह सकते हैं कि बहुत ही वाइड एप्लीकेशन आज की डेट में इसकी हो गई है। इसको आप डिफेंस सेक्टर में आप यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो कंपोनेंट या टूल हम यूज़ करते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन ऑटोमोटिव में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है ही है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्क्वीज कास्टिंग प्रोसेस के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में, एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और NUniverse22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।